Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लगातार लाने के लिए काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। और इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर एड्स अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर मतीन खान विद अस। Dr. Mateen Khan is an HIV specialist who has completed MBBS and also his fellowship in HIV medicine from the School of Tropical Medicine, Kolkata, India. Currently, he is the only Indian to hold designation of American Academy of HIV Specialist. ये एक ऐसा HIV credentialing एग्जाम है जिसे पास करना हर 3 साल पे जरूरी होता है अपने स्टेटस को लाइव बनाए रखने के लिए। और ये काफी कड़े ना सिर्फ पेपर और एग्जाम्स के बाद ये जीता जाता है, बल्कि इसके बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया और भी होते हैं। तो ऐसे में ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ही ऑल्सो डॉन्स 2 PhDs, one in HIV medicine and another in biochem. So he is also professor of biochem at Lakshmi Chandravanshi Medical College, Jharkhand. He was also former joint director, care support and treatment, Jharkhand State AIDS Control Society under NACO. He has also been awarded the Lifetime Achievement Award from IMA Jamshedpur chapter in 2013. He was also awarded Peter Fox Award for Excellence in HIV from American Academy. It is such a privilege to have him join us today on MediCircle. ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ डॉक्टर आज हमसे जुड़ रहे हैं। तो आपका स्वागत है मेरी सर्कल में सर। डॉक्टर मतीन, हाउ आर यू टुडे सर? फाइन, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। श्योर सर। तो शुरू करें इंटरव्यू सर? जी बिल्कुल सर, पहला प्रश्न है मेरा कि किसी को एड्स से इन्फेक्ट होने में कितना समय लगता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करना चाहूँगा। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये एक ऐसा वायरल डिजीज है जो बरसों तक छुपा रह सकता है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कोई सिम्टम्स, कोई फिक्स सिम्टम्स नहीं है। इस बीमारी को क्या लक्षण नहीं है ऐसे जो आप बाहर से देख के बोल सकते हैं कि ऐसी बीमारी है इनको। तो इसको मैं रिफ्रेश ये करूँगा कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात जब वायरस आपके शरीर में गया और जब लक्षण प्रकट हुए, इतने दिनों को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इस इंक्यूबेशन पीरियड, एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने या उससे भी कम या फिर कम से कम 10 साल तक भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, मतलब आपके प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी है, आप बीमारी को कितने अच्छे से लड़ सकते हैं। जी। इसलिए बहुत लोगों में देखा गया है कि 15 साल तक भी लक्षण प्रकट नहीं हुए और कुछ ऐसे लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें बहुत जल्दी हो सकता है 2-3 महीने में भी अपीयर हो जाए। लेकिन चूंकि लक्षण नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जांच के जरिए जो एंटीबॉडी टेस्ट होती है, बिना उसके जरिए मैं या आप कोई नहीं बोल सकता है कि किसी को भी एचआईवी बीमारी है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत लंबा है और यानी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी स्टेटस कितनी अच्छी है। बिल्कुल सर। तो अब एक और प्रश्न ऐसा है जो आई एम श्योर आप के इतने वर्षों के एक्सपीरियंस पे जरूर आए होंगे ये सवाल। हमारे भी दर्शकों में ज्यादातर लोग ऐसे कंफ्यूज्ड रहते हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न है सर कि क्या एड्स स्नीजिंग यानी छींकने से या इन्फेक्टेड इंसान के यूज किए हुए टिश्यू को टच करने से भी एड्स क्या फैल सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में एड्स को लेकर और इसी कारण से इसके कारण स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ही रिजल्ट में आता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा एक साइंटिफिक बात करना चाहता हूँ
कि एचआईवी वायरस जो है बहुत फ्रेजाइल वायरस है, बहुत मामूली। ये साधारण वातावरण के जो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बाहर में ये जीवित नहीं रह सकता है। ये शरीर के अंदर ही जीवित रह सकता है, और इसके लिए एक फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड चाहिए जिंदा रहने के लिए, जी। अन्यथा ये जिंदा नहीं रह सकता है। ओके। देखा गया है कभी-कभी कि इंजेक्शन जो नीडल्स होते हैं उसमें अगर टेम्परेचर कम है तो उसमें कुछ दिनों तक ये जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप इंजेक्शन को तोड़ के फेंकिए, ऐसे मत फेंकिए, बच्चे उठा के फिर रिसाइक्लिंग कर देते हैं। तो इसलिए टिश्यू से या स्नीजिंग से, क्योंकि ये सरफेस पे जाएगा, तो सरफेस पे जैसे जाएगा वो कुछ मिनटों में समाप्त हो जाएगा। तो ये एक भ्रांति है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है छींकने से। इसके 4 ही पद्धति हैं, 4 ही तरीके से ये आपके शरीर में जा सकता है। इसीलिए इसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं ऐसे बोलता हूँ, एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना। आपको कुछ ना कुछ उपार्जित करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी ये बीमारी आपके शरीर में जाएगा। और ये 4 विधि बहुत ज़रूरी है बताना लोगों को, कि एक तो इन्फेक्टेड नीडल से, दूसरा इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट से या ब्लड से, तीसरा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप से, और चौथा इन्फेक्टेड मदर से बच्चों में, और इन्फेक्टेड मदर्स की ब्रेस्ट फीडिंग से। यही 4 तरीके हैं जो इसके ज़रिए शरीर में ये प्रवेश करेगा, अन्यथा कोई और तरीका नहीं है कि एचआईवी जाएगा आपके शरीर में। और जब तक एचआईवी आपके शरीर में नहीं जाएगा तब तक ये बीमारी नहीं होगी। ये भ्रांति है, और इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो बिल्कुल हम तो इसी जागरूकता के लिए ही बैठे हैं कि लोगों के मन से सभी प्रकार की भ्रांतियां और ऐसे जो मिथ्स बनते जा रहे हैं समाज में, उन्हें तोड़ा जा नहीं, सके। भ्रांति के ज़रिए क्या हो रहा है ना कि जी। लोग अब स्टिग्मा डर यानी जी। भेदभाव, स्टिग्मा मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेट और करते हैं। ये जी। इसको हटाने में ये जानकारी बहुत मदद करती है। जी। सर, अगला प्रश्न है कि अगर किसी को पॉजिटिव एड्स टेस्ट आता है, उसके बाद उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए डॉक्टर? देखिए, पॉजिटिव टेस्ट अगर आता है, अगर एक टेस्ट, सिंगल टेस्ट को हम लोग नहीं मानते हैं, सिंगल पॉजिटिव टेस्ट को नहीं मानते हैं। उसको हम लोग हमेशा 2 बार, या अगर अगर सरकारी व्यवस्था में जाएँगे तो एक ही सैंपल को हम लोग 3 बार टेस्ट करते हैं, तब कन्फर्म करते हैं, क्योंकि किसी को बताना एचआईवी पॉजिटिव होना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद अगर एचआईवी पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि, क्योंकि हो सकता है उसमें लक्षण नहीं आया हो। अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि प्रतिरोधक क्षमता जानने के लिए एक CD4, एक WBC का एक पार्ट होता है, टाइप होता है CD4 जी। सेल। जी। वो द्योतक है, वो ये बताता है कि आपके शरीर में आपकी कितनी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता है। तो शुरुआत के दौर में हम लोग पहले 200 से कम अगर जाता था, यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर अगर CD4, तब शुरू करते थे इलाज। अभी उसके बाद 500 पर आया। अभी हमने पूरे विश्व में, और भारत भी उसकी सिग्नेटरी है, पूरे विश्व में मई 2018 से टेस्ट एंड ट्रीट पद्धति है। मतलब टेस्ट किया, चाहे CD4 कोई भी हो, आप उसको हम लोग तुरंत का तुरंत, अगर वो तैयार है तो हम लोग तुरंत दवा शुरू कर सकते हैं। तुरंत का तुरंत, सेम डे भी कर सकते हैं अगर वो तैयार है तो। क्योंकि ये दवा लाइफ लॉन्ग होगी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें जाँच करनी होती है शुरू करने के पहले, और उसकी सहमति लेनी पड़ती है, क्योंकि ये ज़िंदगी भर की दवा है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वो एक चीज़ है, और साथ-साथ चूँकि ये दवाइयाँ हैं, तो पहले हम लोग कुछ टेस्ट करके रख लेते हैं, बेस टेस्ट, ताकि ये लंबा इलाज है। तो फिर उसका हम लोग फ़ॉलो अप करें कि अच्छा हो रहा है या बेहतर हो रहा है, इसलिए हम लोग करते हैं। जिसमें CD4 है, वायरल लोड है, फिर बहुत सारा, चूँकि दवा की साइड इफ़ेक्ट्स है, तो दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स जानने के लिए भी पहले से कुछ टेस्ट कर लेते हैं कि उनका फ़ॉलो अप किया जा सके। तो ये एक चीज़ हुई। जी। और तीसरी बात ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम जल्दी शुरू कर रहे हैं इलाज, जल्दी शुरू करते हैं, तो क्या है कि जो बॉडी में एचआईवी का जो लेटेंट रिजर्वायर रह जाता है। ये ऐसा है कि बीमारी छुपता है और अपने आप को चेंज करता है, तो उसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। लेटेंट मतलब छुपा हुआ। उस रिजर्वायर को हम लोग जी। छोटा कर सकते हैं। अगर सही। हम लोग जल्दी शुरू करेंगे तो लेटेंट रिजर्वायर को हम लोग बहुत बहुत छोटा कर सकते हैं,
जिसके कारण आगे चल के हो सकता है कि हम लोग इसके क्योर पर भी बात करें। ये इसलिए तीसरी बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव होता है तो उसके स्पाउस को हम लोग ज़रूर, अगर वो मैरिड है तो स्पाउस को हम लोग टेस्ट कराते हैं, और अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों का भी टेस्ट कराते हैं, ताकि ये जान सकें कि उनके बच्चों में तो नहीं है। चूँकि मैं बार-बार बोलता हूँ इसका कोई लक्षण नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कुछ रोग ऐसे हैं, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, या कुछ रोग ऐसे हैं, चमड़ी का रोग, जो आप देख के बोल सकते हैं कि बीमारी है। लेकिन ये ऐसा है कि इसके सिम्पटम बहुत साधारण हैं। डायरिया, बुखार, ग्लैंड्स बढ़ जाना, वेट लॉस होना, बहुत दिन तक ये भूख नहीं लगेगा तो ज़ाहिर है बहुत दुबले हो जाएँगे, स्लिम डिज़ीज़ भी कह देते हैं इसको। ये सारी सिम्पटम्स बहुत कॉमन है, टीबी में भी बहुत कॉमन है। इसलिए आजकल एक और चीज़ हुई है कि हम लोगों ने टीबी और एचआईवी को एक ही यूनिट बना दिया है, क्योंकि हर एक टीबी के मरीज को एचआईवी का जाँच होगा और हर एक एचआईवी के मरीज को टीबी का जाँच होगा। ताकि दोनों में जो कोरिलेशन है, ये हम लोग बोलते हैं सिंडेमिक्स बोलते हैं, 2 एपिडेमिक मिला हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम लोग साथ-साथ आजकल, इनफैक्ट पहले एक यूनिट हुआ करता था एड्स कंट्रोल डिवीज़न, अब हमने टीबी और एचआईवी को इनकॉर्पोरेट कर दिया है एक ही में। ये ऑलराइट। ज़रूरी है, इतनी सारी जी, चीज़ें हैं जो एचआईवी पॉजिटिव को जानना चाहिए। और तीसरी बात, जी, ये पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग को कोई सिम्पटम नहीं है, तो उनके, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एचआईवी पॉजिटिव हो गया और दवा अगर चलेगी, तो उनकी जो लॉन्गेविटी है, अगर ईश्वर ने उनको 70 साल की ज़िंदगी दी है, तो वो 70 साल जिएँगे, एचआईवी से नहीं मरेंगे, एचआईवी के कॉम्प्लिकेशन से। और वो तभी होगा जब आप दवा नहीं लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि दवा लें, और जी, टेस्ट एंड ट्रीट पद्धति है, हम लोग हर एक एचआईवी पॉजिटिव रोगी को हम लोग एआरटी जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो एचआईवी के ड्रग्स का थेरेपी का नाम है एआरटी, उसको हम लोग देते हैं। एआरटी सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पूरे इंडिया में। ये मतलब अभी इंडिया में देश में करीब-करीब 14 लाख लोगों को हम लोग दवा पे रखे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना हमारी प्रगति है। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, वो दवा दे रहे हैं। जी, तो इससे क्या हुआ है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर गई है। वो पहले दुबले थे और उनको मतलब डायरिया हो रहा था, चल नहीं पाते थे, बुखार था। अब ठीक हो जा रहे हैं तो वो अपना काम भी कर पा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ। और दूसरी बात क्या है कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये यंग लोगों को होता है या 45 के कम लोगों को हो रहा है इंडिया में, तो वो ब्रेड एंड बटर जो उनका जो है, घर का जो घर की रोटी कमाने वाले वही हैं। तो वो अगर बीमार पड़ जाएँगे तो रोटी कौन कमाएगा? इसीलिए अगर वो ठीक सही हैं बात। तो फिर जी, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी एचआईवी पॉज़िटिव हो, घबराएँ नहीं, इलाज करवाएँ। इलाज फ्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 100% फ्री है, टेस्ट फ्री है। और बहुत सारे स्टेट्स, हम जैसे झारखंड हमारा स्टेट है, वो 1000 की हमारी स्टाइपेंड देते हैं, ताकि वो अच्छा खा पी सकें। तो कुछ स्टेट्स दिए जा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, जो होनी चाहिए उनके लिए, कमियाँ तो हैं, लेकिन आगे हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जी, जी। सर आपने बहुत ही अच्छा डिटेल्ड ये आंसर दिया और मुझे लगता है कि सभी सुनने वालों को बहुत काम की जानकारी इसमें मिली, काफ़ी उम्मीद भी मिली है। उसी उम्मीद की एक छोटी सी किरण इस आखिरी उत्तर में माँग रही हूँ कि क्या एड्स सर किसी भी स्टेज पर ठीक हो सकता है, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और बहुत सारे एचआईवी मेरे रोगी जो हैं, वो पूछते हैं कि कभी क्योर होगा कि नहीं होगा? तो ये 41वां साल है एचआईवी का, हिस्ट्री अगर देखा जाए तो। तो 41 इयर्स में जब ये शुरुआत हुई थी तो डेथ सेंटेंस माना जाता था, लेकिन आज हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, इतनी इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं कि हम लोग, मैंने कहा ना कि लेटेंट रिजर्वायर जो एचआईवी का, जो जहाँ छुपता था, वो छुपने की जगह हमने बहुत छोटी कोठरी उसकी छोटी कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, क्या है कि वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जा रहा है। तो अनडिटेक्टेबल वायरल लोड अगर होता है और बहुत लंबे समय तक रहता है, तो ये एक तरह से फंक्शनल क्योर हम लोग बोल सकते हैं। क्योर की परिभाषा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, क्योर एक फिलोसॉफिकल वर्ड है। जैसे मैं कहूँ कि मैं पूछता हूँ हमेशा लोगों से कि आप क्योर के मतलब क्या समझते हैं? जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हाइपरटेंशन, क्या उसकी क्योर है? नहीं है उसका क्योर। ज़िंदगी भर दवा खा रहे हैं। वैसे ये भी बीमारी है। नाउ इट हैज़ ट्रांसफर्ड
actually transformed from a डेथ सेंटेंस टू अ क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस। ये क्रॉनिक इलनेस हो गया, जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ये आप दवा खाएं आप ठीक रहेंगे, पहली बात। लेकिन इससे फायदा ये हो रहा है, ये रिसेंट रिसर्च में आया है, हमारी स्टडीज बता रही हैं कि अगर आप अनडिटेक्ट, जैसे अभी दवाइयां इतनी अच्छी हैं कि रक्त में, ब्लड में वायरस बिल्कुल जीरो हो जाता है, लेकिन वो छुपा रहता है, कहीं छुप जाता है। तो वो जो जीरो है उस स्टेटस को हम लोग कहते हैं अनडिटेक्टेबल। तो अनडिटेक्टेबल, आप अगर अनडिटेक्टेबल होते हैं, अगर ब्लड में अनडिटेक्टेबल है, नॉट डिटेक्टेड हो गया, तो वो दूसरे को फैलाएगा नहीं, फैलाएगा नहीं तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए भारत में बीमारी की दर कुछ कम हुई है, और भी कम होगी, ये एक दवा से फायदा है। तो इस स्टेटस को हम लोग बहुत लंबे समय तक अगर रखें तो वो एक तरह से फंक्शनल क्योर है, मतलब बीमारी सप्रेस्ड है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको फंक्शनल क्योर कहते हैं। इसी जी। को हम लोग दूसरे टर्मिनोलॉजी में रेमिशन भी बोल सकते हैं, जो हम्म। कैंसर मॉडल है। कैंसर में हम जी। लोग रेमिशन में पेशेंट्स जाते हैं। रेमिशन और फंक्शनल क्योर में फर्क है कि फंक्शनल क्योर में जब तक आप दवा खा रहे हैं वो अनडिटेक्टेबल है, लेकिन रेमिशन में क्या हो रहा है कि वो हो सकता है लाइफ लॉन्ग कभी वापस नहीं आए, या फिर कभी आ भी सकता है। एक होता है स्टेरिलाइजिंग क्योर, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ऐसे दो उदाहरण हैं हमारे पास, विश्व में हुए हैं, जो बर्लिन पेशेंट और लंदन पेशेंट के नाम से हैं। वो 2010 में एक हुआ है और एक 2020 में है। ये थोड़ी डिफिकल्ट इलाज है, डिफिकल्ट पद्धति है, जीन थेरेपी है। मतलब अगर एचआईवी को जाना है, सेल्स टू सेल इन्फेक्शन, तो एक रिसेप्टर होता है, को रिसेप्टर बोलते हैं, जिससे के बिना, वो टच किए बिना वो एंट्री नहीं ले सकता है, उसको हम लोग CCR5 कहते हैं। तो विश्व में, यूरोप में 1% पॉपुलेशन को वो जो CCR5 है रिसेप्टर, वो डिफॉल्ट रहता है, डिफॉर्म्ड रहता है। तो वहां देखा यह गया कि उनके यहाँ वो, अगर एचआईवी जा भी रहा तो एंट्री नहीं हो रहा था, इन्फेक्शन नहीं हो रहा। इसी को हम लोगों ने इन दोनों पेशेंट्स में यूज किया। ये कैंसर के रोगी थे, इनकी दवा चल रही थी कैंसर की, और इनके डॉक्टर्स ने देखा कि बहुत कैंसर के दवा चलने के दरमियान बहुत दिनों तक दवा नहीं चली एचआईवी की, तो भी एचआईवी अनडिटेक्टेबल ही था। तब जाके इन्होंने देखा और ये मॉडल दिखाया कि वैसा रक्त अगर हम ट्रांसफ्यूज करें जिसमें CCR5 डेफिशिएंट हो, तो उसमें देखा गया कि वो क्योर्ड हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है कि उस रोगी को बहुत सारा इरेडिएशन से गुजरना होगा, जो बहुत खतरनाक भी है। इसलिए ये पद्धति हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं सारे लोगों के लिए। दूसरा अभी एक है ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, ब्रॉडली एक्टिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। वो एक कुछ रोगियों में, एचआईवी के रोगियों में 3 साल के बाद, ये बीनैप बोलते हैं, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटी बीनैप, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ये जो चीज है, ये अभी एक आई है, ये नई चीज आ रही है। इसके जरिए अगर वो हम पेशेंट्स को दें, तो चूंकि ये एंटीबॉडी है, तो वो बाहर के रोग को नहीं आने दे सकता है। ये एक पद्धति है, बीनैप्स बोलते हैं इसको। एक ये चल रही है, और तीसरी अभी वैक्सीन पे चल रही है। एक वैक्सीन तो फेल हो गई थी, R144 कहते थे। अभी अभी तुरंत पिछले माह अक्टूबर नवंबर में मॉडर्ना ने mRNA वैक्सीन का स्टार्ट किया है, फर्स्ट फेज ट्रायल। तो ये सारी चीजें जो हम लोग को बता सकती हैं कि आगे चल के क्योर संभावना है। इसी संभावना को देखते, एक्चुअली ये संभावना उत्पन्न कैसे हुई, जैसे हम मदर टू चाइल्ड कहते हैं, तो माँ अगर इन्फेक्टेड है, माँ को इलाज करते हैं तो बच्चे में बीमारी नहीं आती है। एक ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट अभी चल रहा है, जैसे कोई अगर ये किसी, हम लोग को इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है, अगर हमारे निडल लग गई इन्फेक्टेड पर्सन की, तो हमें होने की संभावना है। लेकिन अगर हम दवा लें, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं, तो हमें ये बीमारी नहीं होती है। ये मॉडल, इसको देख के लोगों ने कहा कि ये बीमारी को रोका जा सकता है, और इन द लॉन्ग रन, जैसे अगर आप दवा खाएं तो फंक्शन क्योर तो हो ही जाता है। इसीलिए क्योर को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक फिलोसफिकल वर्ड है। इसको जैसे प्रोग्राम में हम लोग क्योर क्या कहते हैं, क्योर की परिभाषा है कि अगर 2 बार, जैसे टीबी के प्रोग्राम में हम लोग कहते हैं कि 2 बार अगर खखार में, थूक में अगर टीबी नहीं आया तो वो क्योर हो गया बीमारी से।
लेकिन ये जो क्योर है, ये क्योर का कंसेप्ट दूसरा है। इसको कंसेप्ट समझना होगा, ब्रॉड जी, कंसेप्ट है। जी, लेकिन इसीलिए यूएनएड्स जो संस्था है पूरे विश्व में एचआईवी एड्स का इलाज देखती है, उन्होंने एक नारा दिया है कि एंड एपिडेमिक बाय 2030, यही देख के। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि आज एचआईवी ड्रग से जो कम्युनिकेबिलिटी एकदम जीरो हो गई, अगर वो अनडिटेक्टेबल है। दूसरा कि इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि बहुत लंबे समय तक वो सप्रेस्ड रहते हैं, तो जो छुपा हुआ है जो रिजर्वायर, वो नहीं आ सकता है। तो वो एक चीज है, ये पॉसिबिलिटी है। तीसरा है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जा रही है, और उनकी जिंदगी जो ईश्वर ने उनको दी है उतनी जिंदगी वो जी रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्योर ही है। इसको इस ढंग से अगर बिल्कुल। हम इस परिप्रेक्ष्य जी, में समझें जो अपनी तो पूरी क्योर जिंदगी अगर नॉर्मल है। लोगों की तरह अगर वो दवा लेते हुए बिता पा रहे हैं, तो किसी भी बिल्कुल, क्रॉनिक डिजीज, बीपी या डायबिटीज जैसा ही हुआ, और स्वस्थ जीवन बिल्कुल, जी करके जा रहे हैं, तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट क्योर ही कहा जाएगा। सो बहुत बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी काम की जानकारी हमें दी। इसके लिए मैं आपको पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे सर। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।